सो सेक्शन 1 है 1 to 8 क्वेश्चंस फॉर विच फेस्टिवल आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विजिटर्स कैन हेल्प टू मेक वन पर्टिकुलर इवेंट ए सक्सेस एट दिस फेस्टिवल। तो विजिटर्स हेल्प कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए एट दिस फेस्टिवल। सो जी सेक्शन है बाथ इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल फीचरिंग डेमोन्स्ट्रेशंस फ्रॉम वर्ल्ड चैम्पियन। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी वर्ल्ड चैम्पियन से, वर्ल्ड चैम्पियन डांसर से, एंड स्टार्स फ्रॉम टीवी सीरीज जो हो गए स्टार्स वो भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। द फेस्टिवल प्रोमिसेस टो टैपिंग डांस, इसमें टो टैपिंग डांस होगा इंक्लूडिंग ए वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट। यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट भी होगा वेयर एवरीवन इज इनवाइटेड टू ज्वाइन इन, जहाँ पे हर कोई इनवाइटेड है ज्वाइन करने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे विजिटर्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड से वो इवेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, सो वन पर्टिकुलर इवेंट में विजिटर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन सेकेंड है पीपल कैन लिसन टू लोकल म्यूजिशियंस। सो यहाँ पे लोग लोकल म्यूजिशियंस को सुन सकते हैं। सो वेंचर्स हुड म्यूजिक फेस्टिवल, अगर यहाँ पे हम देखें इसकी इंफॉर्मेशन डी पैराग्राफ, राइट नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट फैमिली फेस्टिवल अवार्ड एवरी ईयर सिंस इट बिगिन इन 2005। सो ये बेस्ट नॉमिनेटेड है बेस्ट फैमिली फेस्टिवल अवार्ड जब से ये शुरू हुआ है 2005 से। दिस फेस्टिवल ऑफर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट म्यूजिक जॉनरास, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट म्यूजिक जॉनरास होते हैं। मैनी फीचरिंग आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द विंचहुड एरिया। तो ये यहाँ पे जिस जगह पे ये म्यूजिक फेस्टिवल है तो जो आर्टिस्ट हैं वो भी कहाँ से हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो कहाँ से हैं, उसी जगह से हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लोकल म्यूजिशियंस को लोग सुन सकते हैं। सो इसलिए हमारा आंसर ये आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एट दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल पे पीपल कैन लिसन, लोग सुन सकते हैं टू म्यूजिक इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस पे लोग सुन सकते हैं म्यूजिक को। तो यहाँ पे द ग्रेट एस्केप, सो एक ऑप्शन है जिसमें यूरोप के लीडिंग फेस्टिवल्स होंगे न्यू म्यूजिक के बारे में। मोर देन 300 ब्रांड्स विल परफॉर्म, 300 से ज़्यादा ब्रांड्स परफॉर्म करेंगे 10,000 लोगों के लिए 30+ वेन्यूज़ में। वेन्यूज़ होते हैं प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज की हो। तो 30+ वेन्यूज़ में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो इसका मतलब लोग बहुत सारे प्लेसेस पे ये सुन सकते हैं, लिसन कर सकते हैं म्यूज़िक को। सो आंसर आ जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पे। सो नॉट नेसेसरी टू पे मतलब पे करने की ज़रूरत नहीं है फॉर वन ऑफ द इवेंट्स हियर। ठीक है, इवेंट्स में से इनमें से एक इवेंट के लिए हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग विद द ग्रेट नाइट ऑफ फ्री म्यूजिक। तो फ्री म्यूजिक मतलब यहाँ पे म्यूजिक को सुनने के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। सो ये स्टार्ट होगी ग्रेट नाइट फ्री म्यूजिक से स्टार्ट होगी। सो बात इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में, तो इसका मतलब ए फेस्टिवल में हमें पे करने की जरूरत नहीं है म्यूजिक को सुनने के लिए। सो एक इवेंट फ्री हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है इट इज़ पॉसिबल टू स्टे ओवरनाइट। ठीक है, एट दिस फेस्टिवल, ये पॉसिबल है कि आप रात गुजारें वहाँ पे, स्टे करें इस फेस्टिवल पे। तो यहाँ पे एफ फेस्टिवल जो है द 3 विशेस फेरी फेस्टिवल। तो इफ़ यू डोंट फैंसी टेकिंग ए टेंट, अगर आप टेंट नहीं लेके जाना चाहते, सम लोकल रेजिडेंट्स, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, यूजली ऑफर टू पुट विजिटर्स अप। ठीक है, तो वो जो विजिटर्स हैं उनके लिए, उनको रहने के लिए जगह देते हैं। सो पुट अप जो वर्ड होता है, सो पुट अप, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है अकोमोडेशन देना, प्रोवाइड करना, या रहने के लिए जगह देना, फूड देना, ठीक है, या शेल्टर देना। शेल्टर होता है रहने के लिए जगह देना, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करना, दैट इज अ वर्ड पुट अप। तो इसका मतलब कि यहाँ पे फिफ्थ का आंसर हो जाएगा एफ, क्योंकि यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स जो हैं वो रहने और खाने के लिए जगह देंगे, तो वहाँ पे स्टे किया जा सकता है ओवरनाइट। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विल एंजॉय दिस फेस्टिवल, जो बच्चे हैं यहाँ पे एंजॉय करेंगे फेस्टिवल। तो अगर हम याद देखें डी पैराग्राफ में, सो राइट नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट फैमिली फेस्टिवल, तो ये बेस्ट फैमिली फेस्टिवल है।
तो फैमिली फेस्टिवल में बच्चे भी इंक्लूड होंगे, फैमिली में तो पूरे बड़े और बच्चे सब जाएंगे, सो इसलिए चिल्ड्रन विल एंजॉय द फेस्टिवल हेयर। तो इस सेक्शन में डी में हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे बच्चे भी जा सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है विजिटर्स कैन गेट एडवाइस हेयर। सो विजिटर्स को क्या मिलेगी यहाँ पे? एडवाइस। अगर हम ई में देखें पैराग्राफ में, लव फूड फेस्टिवल में, सो दिस फेस्टिवल एम्स टू एजुकेट विजिटर्स। तो इस फेस्टिवल का एम क्या है? विजिटर्स को एजुकेट करना अबाउट हाउ फूड शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड वेयर इट शुड कम फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से उनको विजिटर्स को एजुकेशन मिलेगी, तो वहाँ को एडवाइस मिलेगी कि फूड कहाँ से आए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कहाँ से आता है, थ्रू सैम्पलिंग ए रेंज ऑफ टेस्टी ट्रीट्स कुकड ऑन साइट। तो वहाँ पे वही साइट पे वो कुछ टेस्टी ट्रीट्स को भी कुक करेंगे। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ई, क्योंकि उनको एजुकेशन मिलेगी, वहाँ पे एडवाइस मिलेगी कि फूड कैसे प्रोड्यूस करना है और कैसे कहाँ से आता है। एट्थ क्वेश्चन है पीपल कैन वॉच क्राफ्ट पीपल एट वर्क हेयर। क्राफ्ट पीपल क्या होता है? सो जो लोग हाथ से किसी भी चीज़ पे कार्विंग करते हैं, कार्विंग मतलब जैसे कोई मूर्ति है उसको उसमें कुछ डिज़ाइंस बनाने ऐसे, ठीक है। सो किसी मूर्ति पे कुछ डिज़ाइंस बनाने उसको कार्विंग बोलते हैं, हाथ से जो कारीगरी करते हैं लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वुड कार्विंग डेमोन्स्ट्रेशंस। डेमोन्स्ट्रेशंस होता है शो करना, वुड कार्विंग मतलब सो वुड पे जो कलाकृति होगी, सो बहुत सारी पिक्चर्स बनाई जाती हैं जैसे, तो वो हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्राफ्ट पीपल को हम काम करते देख सकते हैं। तो यहाँ पे वुड कार्विंग डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से 14 है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन क्लाइंबिंग एट अ बिग रॉक सेंटर, जो बिग रॉक सेंटर पे जब क्लाइंबिंग करेंगे तो कंपल्सरी है टू बी अटैच्ड बाय अ रोप। रोप के साथ अटैच होना कंपल्सरी है। यहाँ पे लिखा है मास्टर अवर 11 मीटर हाई क्लाइंबिंग वॉल। हमारी 11 मीटर हाई क्लाइंबिंग वॉल को मास्टर करें यूजिंग ए रोप हार्नेस। तो रोप की पकड़ से, ठीक है, फॉर एन अनबीटेबल सेंस ऑफ अचीवमेंट, ताकि आप बहुत अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करें। और दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ क्लाइंबिंग विदाउट एनी हार्नेस। तो इसका मतलब कोई भी रोप हार्नेस अवेलेबल नहीं होगी, विदाउट एनी हार्नेस इन आवर स्पेशल लो लेवल अरीना विच हैज़ फॉर्म मैट्स ऑन द फ्लोर। उस पे मैट्स बचे हुए हैं ऑन द फ्लोर। कुशन एनी फॉल्स सेफ्टी, जो कुशन करता है कोई भी जो फॉल है हुआ उसे सेफ्टी देता है, प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब विदाउट हार्नेस से भी वहाँ, विदाउट रोप के बिना भी वहाँ क्लाइम किया जा सकता है एक छोटे अरीना में, ठीक है, लो लेवल अरीना में। तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो रोप के साथ भी होता है, रोप के बिना भी होता है। नेक्स्ट है पीपल हु जस्ट वॉन्ट टू वॉच द क्लाइंबिंग। तो जो सिर्फ जस्ट वॉन्ट टू वॉच, जो सिर्फ देखना चाहते हैं क्लाइंबिंग को, ठीक है, कैन एंटर द अरीना, वो एंटर कर सकते हैं सेंटर विदाउट पेइंग। उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिना पे किए वो जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ़ यू आर विजिटिंग द फ्रेंड और फैमिली बट नॉट क्लाइंबिंग। अब अगर आप किसी दोस्त मित्र को या फैमिली को विजिट करने आए हैं, क्लाइंब करने नहीं आए, ठीक है, बट नॉट क्लाइंबिंग, ठीक है, और जस्ट फैंसी कमिंग टू लुक, और यहाँ फिर सिर्फ चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं यहाँ पे, प्लीज फील फ्री टू रिलैक्स इन अवर एक्सीलेंट कैफे। तो वो बोल रहे हैं कि आप आराम कर सकते हैं, आराम से वहाँ पे एक्सीलेंट जो हमारा कैफ़े है वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। ओवरलुकिंग द क्लाइंबिंग एरियाज, ये क्लाइंबिंग एरियाज के को ओवरलुक करता है, मतलब वहाँ से आप बैठ के क्लाइंबिंग एरियाज को देख सकते हैं। लेकिन वो एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सेंटर विदाउट पेइंग, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। वो कैफ़े में तो एंटर कर सकते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग एरिया को ओवरलुक करता है वो कैफ़े, वहाँ से बैठ के वो देख सकते हैं क्लाइंबिंग एरियाज को, लेकिन सेंटर में विदाउट पेमेंट वो एंटर कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। नेक्स्ट है पीपल कैन अरेंज टू हैव क्लाइंबिंग सेशन। सो बेसिकली लोग जो हैं वो क्लाइंबिंग सेशंस ले सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इन देयर ओन गार्डन इफ़ दे विश, अपने ही गार्डन में अगर वो विश करें तो, ठीक है, अपने गार्डन में क्लाइंबिंग सेशंस अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है अवेलेबल ऑन ए डे हायर बेसिस एट एनी लोकेशन। एनी लोकेशन का मतलब होता है किसी भी लोकेशन पे वो डेली पर डे के बेसिस पे हायर कर सकते हैं इस मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल को, ठीक है। ये परफेक्ट वे है टू एनहांस एनी शो फेस्टिवल और इवेंट। आप कोई भी फेस्टिवल या इवेंट कर रहे हैं तो आप इससे आप एनी लोकेशन पे ये हायर कर सकते हैं, आप उसको किराए पे ले सकते हैं।
ये इंडोर्स भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। वॉल कैन बी यूज इंडोर्स और आउटडोर्स एंड फीचरिंग यूनिक 7.5 मीटर हाई क्लाइंबिंग फेस डिजाइन टू अलाउ 4 पीपल टू क्लाइंब साइमल्टेनियसली। ये इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। 7.3 मीटर का क्लाइंब है और 4 लोग साइमल्टेनियसली वहाँ पे चढ़ सकते हैं, मतलब ठीक है। सो क्विक टू सेटअप, जल्दी सेटअप हो जाता है, एंड पैक भी हो जाता है। द मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल इज स्टाफ्ड बाय क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंब द वॉल इन एन कंट्रोल्ड एंड सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है एनी लोकेशन में हायर कर सकते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं। तो रेंज क्लाइंबिंग सेशंस ओन गार्डन में ये पॉसिबल है, यस, ये ट्रू है। ए सर्टन आइटम्स ऑफ क्लोथिंग इज फॉरबिडन, फॉरबिडन होता है मनाही फॉर पार्टिसिपेंट्स। सो कुछ सर्टन आइटम्स है क्लोथिंग की, उसकी मनाही है पार्टिसिपेंट्स को। यहाँ पे वैसे देखें तो लिखा है व्हेन कंसिडरिंग व्हाट टू वेयर, अगर ये देखें हमें क्या पहनना है, तो वी हैव फाउंड दैट ट्राउजर्स एंड टी शर्ट्स आर आइडल, ट्राउजर्स और टी शर्ट्स अच्छी हैं। वी विल हाउएवर आस्क पीपल टू रिमूव स्कार्व्स, जो गले में वो स्कार्व्स पहने जाते हैं तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो वी विल आस्क पीपल, तो हम लोगों को बोलेंगे कि आप स्कार्व्स उतार दो। इसका मतलब ए सर्टन आइटम ऑफ क्लोथिंग जैसे स्कार्व्स हो गए इज फॉरबिडन फॉर पार्टिसिपेंट्स, ये ट्रू आंसर हो जाएगा। सो स्कार्व्स नहीं पहन सकते वो। 13th क्वेश्चन है द मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल कैन ओनली बी यूज्ड इन ड्राई काम वेदर। सो ड्राई मतलब सूखा, काम मतलब शांत वेदर में ही यूज़ किया जा सकता है। ओनली ओनली मतलब सिर्फ उसी में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो द मोबाइल वॉल इज़ वेरी अडाप्टेबल, मोबाइल वॉल काफ़ी अडाप्टेबल है, एंड कैन बी ऑपरेटेड, ऑपरेटेड मतलब यूज़ किया जा सकता है इन लाइट रेन्स एंड विंड अप टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो लाइट रेन, रेन मतलब तो फिर वो ड्राई तो नहीं होगा क्योंकि वेट हो जाएगा, रेन होती होगी, थोड़ी बहुत रेन हो लाइट रेन में, और विंड अप टू 50 किलोमीटर आवर, विंड भी चल रही हो 50 किलोमीटर पर आवर, तो काफ़ी तेज़ होगा वो, उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये फिर ये ओनली ड्राई और काम में यूज़ होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है इट इज़ इनएडवाइजेबल, इनएडवाइजेबल होता है कि उनको एडवाइस नहीं किया जाता। सो चिल्ड्रन को एडवाइस नहीं किया जाता हु आर अफ्रेड ऑफ हाइट्स, जो हाइट से डरते हैं, टू यूज़ द मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल, मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल, जो बच्चे हाइट से डरते हैं उनको मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल नहीं यूज़ करनी चाहिए, ये एडवाइस की जाती है। सो इनएडवाइजेबल है कि वो यूज़ करें मोबाइल क्लाइंबिंग वॉल अगर वो हाइट से डरते हैं। तो इसमें लिखा है एज क्लाइंबिंग इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल टीम गेम्स पार्टिसिपेटेड एट स्कूल, ये डिफरेंट है क्लाइंबिंग। वी हैव फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स who usually like participating in sports are willing to have a go on the mobile climbing wall। जो स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनकी इच्छा होती है कि वो मोबाइल क्लाइंबिंग करें। इफ़ यू आर connected that some children may not want to take part because they feel nervous if they climb, then please be assured that our instructors will support them up to a level which they are comfortable with, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो डरते हैं, वो नर्वस फील करते हैं क्लाइम करते हुए, अगर वो क्लाइम करें, देन आप अश्योरेंस फील करें कि इंस्ट्रक्टर सपोर्ट करेंगे उनको कुछ लेवल तक, कंफर्टेबली वो चढ़ जाएं, क्लाइम करें। दे विल स्टिल बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम दिस द एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस से बहुत बेनिफिट होगा। इसका मतलब क्या है, वो इनएडवाइजेबल है कि जो बच्चे अफ्रेड हैं वो मोबाइल क्लाइंबिंग करें, नहीं, ये एडवाइजेबल है कि उनको क्लाइंब करना चाहिए। सो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। सो 15th क्वेश्चन है सम डैश विल हेल्प यू टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव प्लेस टू एडवर्टाइज। सो अगर कुछ आप डैश करें उससे हेल्प होगी आपको ये डिस्कवर करने की कि मोस्ट इफेक्टिव प्लेस क्या है एडवर्टाइज करने की। सो यहाँ पे अगर देखें योर कस्टमर्स आर नॉट नेसेसरली वेयर यू थिंक दे आर, आपके कस्टमर्स वहाँ नहीं हैं जहाँ आप सोच रहे हैं वो हैं। सो इफ़ यू आर एडवर्टाइजिंग वेयर दे आर जस्ट नॉट लुकिंग, इट्स वेस्टेड मनी। अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं जहाँ पे वो देख ही नहीं रहे तो वो आप मनी वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इट पेज टू डू ए बिट ऑफ रिसर्च। इसलिए ये अच्छा है कि आप थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी रिसर्च करें, उससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। सो एवरी टाइम समवन कॉन्टैक्ट्स योर कंपनी, आस्क देम वेयर दे फाइंड आउट अबाउट यू। अगर आपको हर बार जब भी कोई बच्चा आपको या कोई भी पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उनसे पूछें उनको आपके बारे में कैसे पता चला, एंड एक्ट ऑन दिस इंफॉर्मेशन सो यू आर एडवर्टाइजिंग इन द राइट प्लेस। तो एक्ट करें उस इंफॉर्मेशन पे, तभी आपको राइट प्लेस मिलेगी कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई इट पेज टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो उससे आपको हेल्प होगी। सो सम रिसर्च यहाँ पे आंसर आना चाहिए।
16 क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ योर कस्टमर्स विल शो यू हाउ दे फील अबाउट योर कंपनी. ठीक है, सो एक डैश आपके कस्टमर्स का आपको शो कर देगा कि वो आपकी कंपनी के बारे में क्या फील करते हैं. यहाँ पे अगर देखें, ए सिंपल फोन और ईमेल सर्वे ऑफ योर ओन कस्टमर्स, अगर आप सिंपल फ़ोन या ईमेल सर्वे लें अपने कस्टमर्स का, पोलाइटली आस्किंग वाई दे यूज़ यू, कि उनको प्यार से पूछें कि आपको वो क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट्स को क्यों यूज़ करते हैं. व्हाट दे रियली लाइक एंड व्हाट दे डोंट इज़ इनवैल्यूएबल. क्या वो उनको पसंद है, क्या उनको नहीं पसंद, ये बहुत ही इनवैल्यूएबल है. इनवैल्यूएबल मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है, ज़रूरी है. ठीक है, सो ए सिंपल फ़ोन और ईमेल सर्वे. सो यहाँ पे अगर हम वन वर्ड यूज़ करें तो फ़ोन या सर्वे में से क्या यूज़ करेंगे, ए डैश ऑफ योर कस्टमर. तो यहाँ पर लिखें ए सर्वे ऑफ योर कस्टमर, पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे लिखें अ फ़ोन ऑफ योर कस्टमर. फ़ोन टू योर कस्टमर ज़्यादा बेटर होगा. तो हम यहाँ पे फ़ोन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ़ोन ऑफ योर कस्टमर नहीं आंसर आएगा, लेकिन सर्वे ज़रूर आ सकता है. तो ईमेल सर्वे, सो सर्वे वर्ड लिखेंगे, वन वर्ड. A dash of forms of advertising. So a dash of forms of advertising. So एक dash form of advertising जो है will make it more likely, ये ज़्यादा possibility create करेगी that potential customers will find out about you, कि potential customers को आपके बारे में पता चले. So यहाँ पे अगर हम देखें, if a customer can't see you, they can't buy you from you, वो आपको देख नहीं सकता तो खरीद नहीं पाएगा आपसे. देर आर लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रमोट योर बिजनेस. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, प्रिंट, प्रेस, डायरेक्ट मेल, टेली मार्केटिंग, ई मेल एंड द इंटरनेट. एंड यूजिंग मिक्स ऑफ दीज इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ बीइंग सीन. अगर आप इसका मिक्स यूज़ करें, मतलब किसी एक को ना यूज़ करें, सबका मिक्स यूज़ करें, तो उससे आपके जो चांसेस हैं ऑफ सीइंग के वो बढ़ जाएंगे, या रिमेंबर होने के बढ़ जाएंगे. सो आंसर हमारा आएगा ए मिक्स. सो 18th क्वेश्चन है, इफ़ यू कैन, अगर पॉसिबल हो, मीन्स इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, इफ़ यू कैन, अगर ये हो सके, प्रोवाइड कस्टमर्स विद यूजफुल डैश अबाउट योर बिजनेस. सो कस्टमर्स को प्रोवाइड करें, सो सेंड देम अपडेट्स दैट आर हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव एंड रेलिवेंट. तो उनको अपडेट्स सेंड करें जो हेल्पफुल हैं, इंफॉर्मेटिव है, रेलिवेंट हैं. सो इफ़ यू कैन, अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो, सेंड देम और प्रोवाइड देम मतलब कस्टमर्स with helpful updates about your business. Measuring the effect of your advertising can give you dash that will improve your business. अगर आप मेजर करेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग, अपने एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट अगर आप मेजर करेंगे, वो आपको देगा क्या, डैश दैट विल इम्प्रूव योर बिजनेस. वो कुछ देगा जिससे आपका बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा. सो डू वट द प्रोफेशनल्स डू, जो प्रोफेशनल्स करते हैं वो करो. एंड मेजर ऑल योर एडवर्टाइजमेंट्स, और अपने एडवर्टाइजमेंट्स को क्या करें, मेजर करें. दैट विल टेल यू वट यू आर डूइंग राइट. तो आपको ये पता लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, एंड वेयर देर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. यू नेवर नो, आपको नहीं पता लगेगा. इट माइट जस्ट थ्रो अप सम इंफॉर्मेशन दैट कुड चेंज योर बिजनेस फॉर द बेटर. तो आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब कभी भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके बिजनेस को बेटर के लिए बदल दे. सो मेजर द इफेक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग कैन गिव यू, क्या आपको दे सकती है, क्या थ्रो अप मतलब आपको दे सकती है. इट माइट जस्ट थ्रो अप सम इंफॉर्मेशन, तो दैट कैन गिव यू सम इंफॉर्मेशन that will improve your business, that could change your business for better. Success in finding new customers largely depend on your dash. तो जो सक्सेस है नए कस्टमर्स को फाइंड करने में, वो लार्जली किस पे डिपेंड करती है, ऑन योर डैश, आपके डैश पे डिपेंड करती है. A recent survey found that customers are 50% more likely to be influenced by word of mouth recommendations than by TV और radio ads. So एक सर्वे ने बताया कि 50% ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो कस्टमर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन से, ना कि टीवी या रेडियो एड से. सो योर रेपुटेशन इज़ योर ग्रेटेस्ट एसेट. तो आपकी जो ग्रेटेस्ट एसेट है वो क्या है, आपकी रेपुटेशन.
if your current customers are impressed with your company, they will be more inclined to recommend you to others. अगर आपके जो customers हैं आपसे impressed हैं तो आपको recommend करेंगे वो. So इसका मतलब आपकी reputation बहुत matter करती है. So success in finding new customer largely depends on your reputation. So they don't apply to dash workers. ये apply नहीं होती, ये जो regulation time regulations है ये apply नहीं होती dash workers पे. कौन से workers हैं? So these rules apply to, तो ये apply कहाँ पे होते हैं? ड्राइवर्स, क्रू ऑफ हैवी गुड व्हीकल्स, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में. तो रूल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम दे कैन बी वर्कड. तो ये जो रूल हैं वो लिमिट कर देते हैं इनका टाइम, कितने टाइम काम कर सकते हैं. दोस वो लोग डिफाइंड इन द रेगुलेशन एज बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड. तो वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो रेगुलेशन में कैसे डिफाइन किए गए हैं, जो दोस defined in the regulation as being self-employed are currently not covered by the regulation. So ये cover नहीं होते regulation से. तो इसका मतलब they don't apply to self-employed. Next है maximum working hour. वो कितने हैं? 60 hours a week. एक हफ्ते में कितने hours हो सकते हैं? maximum 60 hours. Provided the dash is no more than 48 hours. So जो dash है वो 48 hours से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. In any single week up to 60 hours can be worked. ये तो हमें क्लियर है, 60 hours तक काम किया जा सकता है वीक में, सिंगल वीक में, as long as the 48 hour average is maintained. तो जो एवरेज है वो 48 hours की होनी चाहिए. तो इसका मतलब यहां से आएगा provided the average नाइट वर्क कैन बी मोर देन 10 hours. जो नाइट वर्क है वो 10 hours से ज़्यादा हो सकता है with the dash of the worker. नाइट वर्क इज लिमिटेड टू 10 hours पर नाइट. तो जो नाइट वर्क है वो 10 घंटे के लिए लिमिटेड है, एक रात के लिए. अनलेस, जब तक देर इज ए वर्कफोर्स एग्रीमेंट टू वर्क लॉन्गर. अगर वर्कफोर्स एग्रीमेंट है लंबे काम करने के लिए फिर ठीक है. सो नाइट वर्क कैन बी मोर देन 10 hours विद द एग्रीमेंट ऑफ द वर्कर्स. सो अगर हम वर्कर से एग्रीमेंट कर लें, वर्क जो है उसमें इंक्लूड है ड्राइविंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड कैरिंग आउट वेरियस डैश. और क्या करने हैं? बहुत सारे डैश ऑफ द व्हीकल के. सो व्हाट अकाउंट्स एज वर्क? काम क्या है? इन जनरल एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन कनेक्शन विद द ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन काउंट एज वर्क. कोई भी एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन की वो वर्क है. फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया. ठीक है. सो ड्राइविंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड दोज checks that are responsibility of drivers such as checking lights, brakes etc. और checks जो हैं व्हीकल के, जैसे brakes चेक करो, lights चेक करो, वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्राइवर की. तो वो भी काम में इंक्लूड हो जाएगा. सो हमारा आएगा कैरिंग आउट वेरियस चेक्स ऑफ द व्हीकल. नेक्स्ट है पीरियड्स ऑफ अवेलेबिलिटी इंक्लूड. तो पीरियड्स ऑफ अवेलेबिलिटी में क्या इंक्लूड है एंड पीरियड्स ऑफ अवेलेबिलिटी एक्सक्लूड. सो पहले हम देखेंगे पीरियड्स ऑफ अवेलेबिलिटी इंक्लूड. सो पीरियड्स ऑफ अवेलेबिलिटी आर पीरियड्स. सो पीरियड्स ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है कि अवेलेबल कब है वर्कर? ये वो पीरियड्स हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच मोबाइल वर्कर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेन एट देयर वर्क स्टेशन. सो मोबाइल वर्कर्स जो हैं वो नॉट रिक्वायर्ड हैं कि वो वर्क स्टेशन पे हो. मतलब जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे वो जरूरी नहीं है वो वहाँ पे हो, बट इज रिक्वायर्ड टू बी अवेलेबल फॉर वर्क. बट वो काम के लिए अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. वर्क के लिए वो क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए. द फोर्सिएबल ड्यूरेशन ऑफ विच इज़ नोन अबाउट इन द एडवांस. तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही उसको बता दी जाएगी. एग्जाम्पल के तौर पे डिलेज एट द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे डिले हो रहा है तो उसका मतलब वो पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी है. रिपोर्टिंग फॉर वर्क देन बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट नो ड्यूटीज आर टू बी अंडरटेकन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड. तो वर्क पे तो उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन उनको बताया गया कि अभी उनको कोई ड्यूटी नहीं दी गई. या फिर अकम्पनिंग होता है साथ जाना. एक व्हीकल के साथ जाना. बीइंग ट्रांसपोर्टेड, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल बाय ट्रेन. ट्रेन है, एग्जाम्पल है ये, इसका मतलब कोई और भी तरीका हो सकता है. सो गोइंग ऑन ए मतलब अकम्पनिंग ए व्हीकल. सो गोइंग ऑन ए ट्रेन और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट विद ए व्हीकल. सो जाना, साथ में जाना, किस पे? ट्रेन पे या अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट पे विद ए व्हीकल के साथ जाना. सो इसका मतलब अकम्पनिंग ए व्हीकल के साथ जाना जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल ट्रेन में. सो साथ में है
A period at the workstation when the driver has some dash might count as a period of availability. So period at a workstation, so workstation पे period when the driver has, जब driver के पास, so period of availability can be taken into workstation providing the worker has the reasonable amount of freedom that can read and relax for a known duration. They could satisfy the requirements of a period of availability. So a period of workstation, period at the workstation, a period of availability that can be taken at the workstation providing the worker has a reasonable amount of freedom. So when the driver has some मतलब reasonable amount of, ठीक है, क्या होना चाहिए उसके बाद, freedom. नेक्स्ट है पीरियड्स ऑफ अवेलेबिलिटी एक्सक्लूड. पीरियड्स ऑफ अवेलेबिलिटी को एक्सक्लूड कब मानेंगे? सो सिचुएशन व्हेन ए पीरियड ऑफ टाइम शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी. तो पीरियड ऑफ टाइम जब नहीं रिकॉर्ड होगा एज अ पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी. होल्ड अप ड्यू टू कंजेशन. सो रुक गए किसकी वजह से? कंजेशन की वजह से, भीड़ की वजह से. बिकॉज द ड्राइवर वुड बी स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग द व्हीकल. क्योंकि जो ड्राइवर है वो बार बार स्टॉप करेगा, स्टार्ट करेगा व्हीकल को, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ है. सो यहाँ पे अगर देखें, टाइम स्पेंड स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग द व्हीकल व्हेन कंजेशन कॉजेज डिले. सो 28th क्वेश्चन है, द एंशिएंट ग्रीक्स हैड अ नंबर ऑफ. सो जो एंशिएंट ग्रीक्स थे उनके पास बहुत सारे थे, अ नंबर ऑफ, क्या थे, डैश कंसर्निंग ऑटोमेटा, ऑटोमेट के साथ कनेक्टेड. सो एन ऑटोमेटन इज ए मशीन. सो ऑटोमेटा क्या था, क्या है, एक मशीन है दैट रिजेंबल का होता है, किसके जैसे दिखती है, वो पर्सन और एनिमल के जैसे दिखती है, जो ऑपरेट करती है अपने आप वंस इट हैज़ बीन स्टार्टेड, जब वो शुरू हो जाए. ऑल दो फ्यू आर कंस्ट्रक्टेड नाउअडेज, आजकल तो बहुत कम है. दे हैव अ हिस्ट्री स्ट्रेचिंग बैक वेल ओवर 2000 ईयर्स. उनकी हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है. सेवरल मतलब नंबर ऑफ, तो ये हमारा आ गया सेवरल. मिथ्स शो दैट एंशिएंट ग्रीक्स वर इंटरेस्टेड इन द क्रिएशन ऑफ ऑटोमेटा. इसका मतलब द एंशिएंट ग्रीक्स हैड अ नंबर ऑफ, सो सेवरल मतलब नंबर ऑफ, मिथ्स कंसर्निंग ऑटोमेटा. सो यहां हमारा आंसर आ जाएगा मिथ्स. सो बहुत सारी मिथ्स हैं जो ग्रीक में शो करती हैं ग्रीक वर इंटरेस्टेड इन ऑटोमेटा. ठीक है, सो सेवरल मिथ्स जुड़ी हुई हैं ऑटोमेटा के साथ, ग्रीक की, एंशिएंट ग्रीक की. इन वन, सो एक मिथ में, सो जैसे यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू वन, सो उनकी बहुत सारी मिथ्स थी. एक मिथ्स में क्या था, द गॉड हेपेटसिस क्रिएटेड 2 असिस्टेंट्स मेड ऑफ गोल्ड. तो जो एक गॉड था, ये उसका नाम है, इसने 2 असिस्टेंट्स बनाए थे गोल्ड से. सो ये उनका गॉड था. ठीक है, एक मिथ ऐसी थी, ए गॉड, द गॉड ऑफ ऑल मैकेनिकल आर्ट्स, ये गॉड था, वॉज रिप्यूटेड टू हैव मेड 2 फीमेल स्टैचूज ऑफ प्योर गोल्ड. इसने 2 फीमेल स्टैचूज बनाए थे प्योर गोल्ड के, which assisted him and accompanied him wherever he went. तो वो उनको हेल्प करती थी कहीं भी वो जाता था. तो as well as giving automata a place in mythology. तो माइथोलॉजी में ऑटोमेटा को एक जगह मिल गई. इसका मतलब ये है कि ग्रीक ऑलमोस्ट क्रिएटेड, सर्टनली क्रिएटेड सम. इसका मतलब ग्रीक ने कुछ ना कुछ ऑटोमेटा तो क्रिएट किया होगा. दे वर प्रोबेबली एक्टिवेटेड बाय लेवर्स. तो ये किससे चलते थे? एक्टिवेटेड बाय लेवर्स, पावर्ड बाय ह्यूमन एक्शंस. जो ह्यूमन एक्शंस से लेवर्स के साथ एक्टिवेटेड होते थे. सो ये एक्टिवेट किससे होते थे? लेवर्स से. जो पावर कौन करता था? ह्यूमन एक्शंस, मतलब ह्यूमन उनको चलाते होंगे किसी तरह. सो इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द मैकेनिज्म विच कंट्रोल्ड देम कंसिस्ट ऑफ. तो जो मैकेनिज्म था जो उनको कंट्रोल करता था, ठीक है, वो क्या था? विच वर वर्कड बाय ह्यूमन ऑपरेशन. सो आंसर आ जाएगा लेवर्स. ऑटोमेटा वर समटाइम्स इंटेंडेड एज टॉयज. तो इंटेंड का मतलब होता है इरादा. सो कई बार ऑटोमेटा का इरादा क्या होता था? एज ए टॉय बनाना उसको, या फिर बनाना एज ए टूल. टॉय के साथ तो खेलेंगे, और टूल से क्या करेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिंग बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. उनसे बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताते थे. सो यहाँ पे आ गए, सम ऑटोमेटा वर डिजाइंड टू बी डैश विद एन एजुकेशनल पर्पस. उनका एजुकेशनल पर्पस होता था. सो टॉयज और टूल्स में से हम जो अगर आंसर देना हो तो हम लेंगे टूल्स, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड है शो करना बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. तो एजुकेशनल पर्पस हो गया, तो ये किसके साथ था? टूल्स के साथ.
31st क्वेश्चन है, क्रिएटेड एन ऑटोमेटन, एक ऑटोमेटन क्रिएट किया दैट रिप्रेजेंटेड ए बर्ड इन वाटर, जो क्या रिप्रेजेंट करता था, एक बर्ड वाटर में, इंटरेक्टिंग विद इट्स सराउंडिंग, जो अपने सराउंडिंग्स को के साथ इंटरेक्ट करता था, सो वो एक बर्ड था वाटर में। तो यहाँ पे अगर देखें, इन अनदर वेल नोन पीस, एक और पीस में अगर फेमस पीस में अगर देखें, मर्लिन्स सिल्वर स्वान, तो स्वान होता है हंस, मेड इन 1773। तो मर्लिन का एक सिल्वर स्वान था, ठीक है, सिल्वर का एक हंस था जो 1773 में बनाया था। तो स्वान, स्वान क्योंकि वो हंस होता है, हंस जो उड़ते हैं वाइट कलर के, सिट्स इन ए स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है नदी हो गया, तो वो एक नदी में बैठता था, कंसिस्टिंग ऑफ ग्लास रॉड्स, जिसमें ग्लास रॉड्स थी, वेयर स्मॉलर सिल्वर फिश आर स्विमिंग, तो छोटी छोटी फिश भी वहाँ पे स्विम करती थी। तो एक हंस हो गया, वो स्ट्रीम में बैठा था नदी में, ठीक है, वहाँ पे छोटी छोटी फिश भी स्विम करती थी। When the clockwork is wound, a music plays and the grass rods rotate, ठीक है, म्यूजिक प्ले करता है, ग्रास रोटेट करती है, ग्लास रॉड रोटेट करती है, गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ ए फ्लोइंग स्ट्रीम, ऐसा लगता है जैसे नदी बह रही है। द स्वान टर्न्स हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, जो हंस है वो अपना जो सर है साइड टू साइड मूव करता है। इट सून नोटिस द फिश, वो फिश को नोटिस कर लेता है, एंड बेंड्स डाउन टू कैच एंड ईट वन, तो वो सर नीचे करता है, फिर उस एक को खा जाता है। देन रेजेस हिज हेड टू द अपराइट पोजीशन, फिर ऊपर को सर कर लेता है। द मैकेनिज्म स्टिल वर्क्स, और मैकेनिज्म आज भी काम करता है। तो ये स्वान, सो बर्ड इन वाटर, जो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, जो ये हमारा आंसर किस में मिला, मेरलिन में। सो इसमें जो ऑथर आएगा, लिस्ट ऑफ पीपल जो आएगा उसमें आएगा आंसर एफ, मेरलिन। नेक्स्ट है, क्रिएटेड ए ऑटोमेटन दैट परफॉर्म्ड ऑन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो उसने ऐसी कोई ऑटोमेटन मीन्स मशीन बनाई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे परफॉर्म करती थी। यहाँ पे अगर देखें, वेओकेसन ये जो पर्सन है, इसने एक डक बनाई थी, मेड ए डक, ठीक है, कॉपर से, जो खाती थी, ड्रिंक करती थी एंड क्वाक करती थी लाइक रियल डक। ही ऑल्सो, सो ही मतलब वो सेम पर्सन की बात हो रही है, ऑल्सो मेड ए लाइफ साइज फीमेल फ्लूट प्लेयर, लाइफ साइज होता है जैसे पूरे जितना बड़ा आदमी हो उतनी बड़ी एक फीमेल फ्लूट प्लेयर बनाई। एयर पासेस थ्रू द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, एयर जो है वो उसमें से पास होती थी, कॉजिंग द लिप्स एंड फिंगर्स ऑफ द प्लेयर टू मूव नेचुरली ऑन द फ्लूट, सो उसके जो लिप्स हैं और फिंगर्स हैं वो मूव करते थे, ठीक है, नेचुरली ऑन द फ्लूट, फ्लूट पे, फ्लूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, बांसुरी बोलते हैं उसे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग होल्स ऑन इट, तो उसमें जो होल्स होते थे वो चलते थे, ऊपर नीचे होते थे, बंद होते थे, खोलते थे। दिस ऑटोमेटन हैड ए रेpertoire ऑफ 12 ट्यून्स, यहाँ पे 12 ट्यून्स की आवाज़ आती थी। तो ये हमारा आंसर किस में मिला, ई में। सो 32 का आंसर हो गया ई। नेक्स्ट है 33, प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट्स अबाउट हाउ टू क्रिएट ऑटोमेटा, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए, रिटन वर्क क्रिएट किया कि कैसे ऑटोमेटा क्रिएट करना है, मशीन कैसे बनानी है जो खुद से काम करे। मच लेटर, काफ़ी देर बाद, अरब इंजीनियर्स जो थे, ठीक है, ऑफ द 19th सेंचुरी, 9th एंड 13th सेंचुरी के जो थे, रोट डिटेल्ड ट्रेटाइजेज, ट्रेटाइजेज होते हैं रिटन वर्क, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। सो ये आंसर हो गया उसका। तो ऑन हाउ टू बिल्ड प्रोग्रामेबल म्यूजिकल फाउंडेशन, सो कैसे बिल्ड करने हैं, तो उन्होंने डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाए थे ऑन हाउ टू बिल्ड प्रोग्रामेबल म्यूजिकल फाउंटेन्स, कैसे म्यूजिकल फाउंटेन्स बनाने हैं, मैकेनिकल सर्वेंट्स बनाने हैं या क्लॉक्स बनाने हैं, तो ये सारे उन्होंने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा अरब इंजीनियर्स, सो बी आंसर आ जाएगा अरब इंजीनियर्स। नेक्स्ट है, क्रिएटेड ऑटोमेटा, उसने ऑटोमेटा मशीन मशीन क्रिएट की विच रिक्वायर ए ह्यूमन बीइंग, जिससे चलाने के लिए किसकी ज़रूरत थी, ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत थी, उस मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे मेलेडर्ट ये जो पर्सन है, मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ गियरिंग एंड कॉग्स, तो उसने गियरिंग और कॉग्स की बहुत ज़्यादा यूज़ किया टू प्रोड्यूस ऑटोमेटा, तो एक मशीन क्रिएट की ऑफ हॉर्स, उसने हॉर्स की मशीन क्रिएट की। वर्कड बाय टर्निंग ए हैंडल, वो कैसे काम करती थी, हैंडल को टर्न करने के लिए, टर्न करने से, अगर हैंडल को टर्न करेंगे तो हॉर्स जो है वो वो वर्क करेगा, ठीक है। तो
लेकिन हैंडल को टर्न करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा. सो इसलिए क्रिएटेड एन ऑटोमेटा विच रिक्वायर अ ह्यूमन बीइंग टू ऑपरेट द मैकेनिज्म. तो ये किसने बनाया? सो हमारा आंसर आ जाएगा डी. नेक्स्ट है यूज्ड एयर एंड वाटर पावर. उसने एयर और वाटर पावर का यूज किया. यहाँ पे देखिए इन इजिप्ट स्ट्रीसबियस ये जो पर्सन है एक्सपेरिमेंटेड विद एयर प्रेशर. तो एक तो उसने क्या यूज किया, एक्सपेरिमेंट किया एयर प्रेशर के साथ, ठीक है, एंड प्यूनोमैटिक प्रिंसिपल. वन ऑफ हिज क्रिएशन वाज ए सिंगिंग ब्लैकबर्ड पावर्ड बाय वाटर. एक उसकी क्रिएशन में क्या था? सिंगिंग ब्लैकबर्ड था जिसको किससे पावर किया गया था? वाटर से. सो इसने एयर और वाटर को यूज किया अपने ऑटोमेटा में. सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से 40 है ब्लैंक्स. सो सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वन वर्ड ओनली यूज कर सकते हैं हम. सो 36 है द मैकेनिकल थिएटर. एक मैकेनिकल थिएटर था शोज कोर्ट लाइफ इनसाइड ए डैश. जो कोर्ट लाइफ को शो करता है इनसाइड ए डैश. तो यहाँ पे बात हुई है मैकेनिकल थिएटर की. तो इसमें लिखा है द फिगर्स इनसाइड ए पैलेस. जो फिगर्स थी किसमें? इनसाइड ए पैलेस. डिपिक्ट मतलब शो करती हैं 18th सेंचुरी कोर्ट लाइफ. तो 18वीं सदी की कोर्ट लाइफ को डिपिक्ट करती हैं. सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा मैकेनिकल थिएटर शोज. जो फिगर्स थी कहाँ पे? पैलेस में. सो मैकेनिकल थिएटर की जो फिगर्स थी इनसाइड द पैलेस डिपिक्ट, ठीक है, शो करती हैं कोर्ट लाइफ, ठीक है, इनसाइड ए पैलेस. नेक्स्ट है इन द मैकेनिकल थिएटर. मैकेनिकल थिएटर में बिल्डिंग वर्कर्स, एक ये हो गए, बुचर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, रिप्रेजेंट वेरियस डैश ऑफ द टाइम. तो ये क्या रिप्रेजेंट करते थे, क्या शो करते थे? वेरियस मतलब बहुत सारे, डैश ऑफ द टाइम उस समय के क्या रिप्रेजेंट करते थे? यहाँ पे हमारा है बिल्डिंग वर्कर्स, यहाँ पे बुचर्स हैं, बुचर्स जो कसाई हो गए, बार्बर्स जो बाल काटते हैं, शेव्स मैन जो शेव करते हैं मैन की. सो ये सब यहाँ पे फुल स्टॉप है. तो यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है. तो यहाँ अगर देखिए टोटल ऑफ 141 मोबाइल एंड 52 इमोबाइल लिटिल फिगर्स डेमोन्स्ट्रेट. ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं ऑल मैनर ऑफ ट्रेड्स ऑफ द पीरियड. तो जितने भी ट्रेड्स थे उस पीरियड में उनको रिप्रेजेंट करती है, शो करती हैं. जैसे बिल्डिंग वर्कर्स हो गए, फोरमैन हो गए, वो ड्रिंक्स, बुचर्स हो गए, ठीक है, कसाई जो स्लॉटर मतलब जो मारते थे ऑक्स को, और बार्बर्स. तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा कि ये जो सारे थे ये क्या शो करते थे? वेरियस मतलब ऑल मैनर्स ऑफ ट्रेड्स ऑफ द पीरियड. सो ऑल वेरियस ट्रेड्स ऑफ द टाइम. द थिएटर शोज ग्रेट स्किल इन क्लॉक मेकिंग एंड वाटर टेक्नोलॉजी. जो थिएटर था वो ग्रेट स्किल्स शो करता था किसमें? क्लॉक मेकिंग में एंड वाटर टेक्नोलॉजी में. कंसिस्टिंग ऑफ हिडन वाटर व्हील्स. वो उसमें छुपे हुए वाटर व्हील्स थे, कॉपर वायरिंग थी एंड कॉग व्हील्स थे. सो इससे अगर हम देखें डैश प्रोवाइड द पावर दैट ऑपरेट्स द मैकेनिकल थिएटर. सो कौन सी चीज प्रोवाइड करती थी पावर? सो डैश प्रोवाइड्स द पावर जो ऑपरेट करता था मैकेनिकल थिएटर को. सो समहाउ हम यहाँ से अगर आंसर टिक करना चाहें तो हमारा आंसर आ जाएगा वाटर. सो वाटर व्हील्स थे वहाँ पे, ठीक है. वाटर व्हील्स मतलब जो व्हील्स थे वो कैसे चलते थे? वाटर से. सो आंसर इज वाटर प्रोवाइड्स द पावर दैट ऑपरेट्स द मैकेनिकल थिएटर. सो न्यू डैश दैट डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी. नई चीज़ें जो डेवलप हुई थी 19th सेंचुरी में. रिड्यूस द कॉस्ट. उन्होंने कॉस्ट को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेट. सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी मास प्रोडक्शन टेक्निक्स, जो मास प्रोडक्शन टेक्निक्स थी, मेंट दैट ऑटोमेशन कुड बी मेड चीपली. तो ऑटोमेशन सस्ती बनाई जा सकती थी. सो मास प्रोडक्शन टेक्निक्स ने सस्ता बनाया ऑटोमेटा को. सो न्यू टेक्निक्स हमारा आंसर आ सकता है. सो न्यू टेक्निक्स. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में मोस्ट ऑटोमेटा, जो ज़्यादातर ऑटोमेटा थे, वर इंटेंडेड फॉर यूज बाय. तो उनका जो इरादा था वो किसके द्वारा यूज होगा? तो क्या था? सो ये था, ये टेक्निक्स ने इसको सस्ता बना दिया एंड ईजी बना दिया. एंड दे बिकेम टॉयज फॉर चिल्ड्रन. वो बच्चों के लिए क्या बन गए? टॉयज बन गए बच्चों के लिए, रेदर देन एक्सपेंसिव अडल्ट अम्यूजमेंट. सो वो अब अडल्ट्स के लिए नहीं रह गए थे, वो किसके लिए रह गए थे? बच्चों के लिए एज अ टॉय रह गए थे.
So most automata were intended for use by children. So कौन यूज करता था उनको? चिल्ड्रन यूज करते थे. अगर आपको रीडिंग की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट रीडिंग में आपको बेटर आंसर्स की एक्सप्लेनेशन दे पाएँ. थैंक यू.